हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा। भाषा तो बच्चों हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है। भाषा हम सब जानते हैं क्या होती है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा से हम बहुत कुछ सीखते हैं बच्चों। भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। भाषा की खुद की लिपि होती है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हम 8वीं कक्षा में फिर से भाषा पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। लोगों के मध्य परस्पर संपर्क का माध्यम भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों और उनकी बातों को जान सकते हैं। बच्चों ये तो हम सबको पता है कि भाषा हमारे कितनी काम आती है। भाषा से ही तो हम सामने वाले व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को समझते हैं। अपने विचारों, भावों और विचारों को हम सामने वाले को भाषा के माध्यम से ही अवगत कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं। जैसे बाल दिवस पर अध्यापक ने भाषण दिया। कल हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। बच्चों आप सबने अपनी कक्षाओं में देखा होगा, अपने विद्यालय में देखा होगा कि कोई भाषण देता है किसी ओकेजन पे, जैसे बाल दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, तो हमारे विद्यालयों में भाषण होते हैं। तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? वह सब मौखिक भाषा कहलाती है। इसी तरह से जब वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, हम उसमें डिबेट करते हैं, हम एक दूसरे को किस तरह से संबोधित करते हैं बच्चों? भाषा के माध्यम से ही हम वाद विवाद करते हैं, लेकिन मौखिक भाषा के माध्यम से। तो ये सभी हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। बच्चों हमारे पास लिखित रूप में जो भी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, तो वे क्या है? वह सब लिखित भाषा का रूप है। देखिए हम किसी को पत्र लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल तो हम व्हाट्सएप कर देते हैं। व्हाट्सएप किया, मैसेज कर दिया, ठीक है, काम चल गया। लेकिन कुछ आवश्यकताएं होती हैं कि हमें पत्र लिखना ही होता है, वह कहलाती है हमारी लिखित भाषा। कुछ चीजें हमें हमेशा सदैव लिखकर ही बतानी होती हैं। इसी तरह देखिए जो रामचरितमानस है, महाभारत है, अन्य बहुत सारी पुस्तकें हैं। हम जो कितनी भी किताबें पढ़ते हैं, हम जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो बच्चों, या फिर विज्ञान से संबंधित कोई पुस्तकें हो, हम उन्हें पढ़ते हैं ना, वो क्या है? वह सब लिखित भाषा का रूप है, क्योंकि हमारे पास वो लिखी हुई है, तभी तो हम उन्हें पढ़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह आगे बढ़ती है। लिखित भाषा भाषा का वह सशक्त माध्यम है जिससे हम अपने भावों विचारों को संचित रूप से रख सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। हमने देखा भाषा हमारे लिए कितनी आवश्यक है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। दोनों ही रूप बहुत अधिक आवश्यक है। इसके साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखेंगी, मौखिक भाषा साक्षर और निरक्षर दोनों ही व्यक्ति उसे आसानी से बोल और समझ सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा के लिए व्यक्ति का साक्षर होना आवश्यक होता है। जब तक हम बच्चों पढ़ना लिखना नहीं जानेंगे तो हम लिखित भाषा का प्रयोग किस तरह कर पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोली। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी इत्यादि। बच्चों देखिए, एक तो हमने कह दिया भाषा, दूसरा हमने कहा बोली। तो दोनों में अंतर क्या है? भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, व्यापक स्तर पर बोली जाती है। इसी तरह जो बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। होती वह भी भाषा है, लेकिन वह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उसके कुछ अलग अलग रूप होते हैं, इसलिए वे भाषा न कहलाकर बोली कहलाती है। आइए आगे देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा का रूप मानक होता है, लेकिन बोली का प्राय नहीं। इसका क्या मतलब है बच्चों? जो भाषा होती है जब हम उसे बोलते हैं, जो भाषा होती है जब हम उसे बोलते हैं तो उसका रूप मानक होता है। जैसे हम हिंदी भाषा का एक उदाहरण लेते हैं, जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम व्याकरण भी पढ़ते हैं।
क्योंकि हम हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा मानक रूप में बोली जाती है, इसलिए हमें इसे क्या करना होता है, व्याकरण की सहायता लेनी होती है। इसका एक मानक रूप है, इसी जगह पर आप बोली को रखिए। बोली जो होती है बच्चों, उसका कोई मानक रूप नहीं होता, ये अपने क्षेत्रीय शब्दों से मिलकर बनी होती है। तो भाषा और बोली में यही अंतर होता है, भाषा का रूप मानक होता है, बोली का रूप प्राय मानक नहीं होता है। आगे देखिए, मानक भाषा का लिखित रूप होता है, जबकि बोली सामान्यतः मौखिक होती है। बच्चों, जो भाषा होती है उसका रूप हमेशा लिखित होता है, क्योंकि वह लिखित रूप में हमारे पास संचित होती है। इसी तरह जो बोली होती है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, बोली जो है मौखिक रूप से चलती है। जैसे बच्चों आपने देखे होंगे जो गीत होते हैं, एक तरीके से जो लौकिक गीत होते हैं, वे सब क्या है, वे मौखिक भाषा के उदाहरण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, लेकिन उनका कोई लिखित रूप नहीं है, वे सिर्फ मौखिक रूप से आते हैं। आगे देखिए, भाषा का अपना साहित्य होता है, बोली प्राय लोक साहित्य में मिलती है। भाषा, आपने कहा भाषा का मानक रूप होता है, उसी तरह भाषा का अपना एक साहित्य भी होता है। जैसे हिंदी साहित्य आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश लिटरेचर आपने नाम सुना होगा। इसी तरह जो बोली होती है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसीलिए जो बोली का साहित्य होता है वह लौकिक साहित्य होता है, यानी कि उसी क्षेत्र सीमित में साहित्य लिखा होता है। इसलिए भाषा का जो साहित्य होता है वो व्यापक स्तर पर होता है, उसे आपकी पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है। और जो लोक साहित्य होता है बच्चों, उसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बोली प्राय लोक साहित्य में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाएं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। बच्चों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देखिए जरा वे कौन कौन सी भाषाएं हैं। कश्मीरी, तमिल, गुजराती, डोगरी, बोडो, नेपाली, संस्कृत, कन्नड़, उर्दू, मराठी, बंगला, तेलुगु, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, असमिया, मैथिली, संथाली, पंजाबी और सिंधी। हिंदी, भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं, परंतु हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए संविधान ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया है। अपने समृद्ध साहित्य, फिल्म, रेडियो और टीवी में लोकप्रियता के कारण हिंदी धीरे धीरे विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि अन्य देशों में भी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। वैसे भी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो बच्चों, जो हमने पढ़ा अभी हिंदी को हमारे देश में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारे देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी संपर्क साधने का एक अच्छा माध्यम है। हिंदी भाषा पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आती है। आगे देखिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हमने देखा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जो चिन्ह होते हैं बच्चों, तो भाषा लिखने के लिए हम उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वह लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। नीचे कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। चलिए देखते हैं, नीचे हमें कुछ भाषा और उनकी लिपि दी गई है। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू फारसी की लिपि है फारसी। इसी तरह कश्मीरी, कश्मीरी की लिपि है शारदा। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। मराठी और नेपाली, इसकी लिपि है देवनागरी। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना। भाषिक व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर भाषा के जो नियम बनाए गए हैं तथा किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हमें व्याकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? भाषा को शुद्ध और परिमार्जित रूप से बोलना, लिखने में हमें ताकि सहायता मिले, इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमारी भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। जैसे व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। इस तरीके से हम जब एक वाक्य बोलते हैं, आप इसे इस तरह समझिए। मैंने एक वाक्य बोला, राम खाना खाने गया। आपको कुछ अर्थ समझ में आया? राम खाना खाने गया। अगर मैं इसको इस तरह बोलूं, खाना गया खाने राम, तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है।
हो सकता है आपको मेरी बात तो समझ में आ गई हो कि खाना खाने गया राम, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि कर्ता पहले आता है, उसके बाद कर्म आता है और अर्थात अंत में क्रिया आती है। इसीलिए हम ताकि इन शब्दों का अपने वाक्यों को, अपनी भाषा को शुद्धता प्रदान करें, इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण किसी भी भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण भाषा को परिमार्जित करके उसे मानक रूप प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। उसके अंगों, प्रत्यंगों का बोध करवाता है। शब्दों के अशुद्ध प्रयोग पर कड़ा अनुशासन रखता है। उसे व्यवस्थित करके नियम बनाता है। उसके प्रयोग विधि पर विचार करता है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन इत्यादि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों के विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति व प्रयोग इत्यादि के विषय पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य प्रयोग, विराम चिन्ह इत्यादि के विषय पर विचार किया जाता है। तो बच्चों, हमने देखा व्याकरण में किन 3 मूलभूत भेदों का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और हिंदी भाषा के विषय में अपने अनुभव के आधार पर कुछ न कुछ अवश्य लिखेंगे। नीचे से संबंधित कुछ अभ्यास दिया जा रहा है, वे आप स्वयं से करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।